हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरा नाम भाई ओमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं भाई ओमन पॉइंट आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे। थंबनेल देख करके खैर आपको पता ही चल गया कि आज अपन लोग पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, जो अपना मानव जनन है। ठीक है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, वो प्रश्न जो आपको पता है, जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में वो प्रश्न है तो आप खुद से समझ सकते हैं कि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड, सॉरी आपके राजस्थान बोर्ड, जी किसी भी बोर्ड के आप हैं, ठीक है, तो आप उस बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं जो है सॉल्यूशन आपको दूंगा, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप नीट की भी तैयारी करते हैं ना, तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और तुम्हारा भाई बायो अमन ही सिर्फ ये चीज कर रहा है पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ाने से दो फायदे हैं अपने, पहला बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा अपने नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और अधिकतर बच्चे इसमें से नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे हैं। डन, बताइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव जनन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में रखे गए हैं। ठीक है, उन प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अपना जो है लेते हैं और ठीक है। तो और बताइए क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दें। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, क्या है? एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप क्लास 12th में हैं, किस क्लास में हैं? यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आप लोगों ने क्लास 12th बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो उस वीडियो को ठीक है, तो क्या देखेंगे? एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारे पास है ये एनसीईआरटी बायोलॉजी है क्लास 12th की। ठीक है, जब हम इसका चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर है अपना चैप्टर 2 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिए इसको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन चैप्टर है ना, मानव जनन। इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाया हूं और वो वीडियोस आप सभी को प्लेलिस्ट पर जाकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहां पर? प्लेलिस्ट पर। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा, क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट। ठीक है, कौन से प्लेलिस्ट? क्लास 12th बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहीं पर आपके सारे वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। ठीक है, अब इस एनसीईआरटी बुक में लास्ट में मैं आपको बता दूं कितना है, ये नई एनसीईआरटी है, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पर ही यहां पर अब क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अभ्यास करने के लिए वही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, क्या है कि वही क्वेश्चंस आपके कहां पर है? आपके स्क्रीन पर है। और अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स है ना, बीच में रिक्त स्थान है, उनको भरना है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि मानव यानी कि ह्यूमन उत्पत्ति वाला है। ठीक है, ह्यूमन उत्पत्ति वाला है। ह्यूमन, मानव का जो उत्पत्ति हुआ है वो कैसे हुई है? मानव लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है? तो आपको पता है, क्या पता है? कि मानव लैंगिक जनन करता है। ठीक है, लैंगिक करता है ना, यानी कि जो ह्यूमन होता है
जो मानव है, क्या है, जो मानव है उसमें नर और मादा अलग अलग होती हैं कि नहीं, बताओ। नर अलग अलग होती हैं, मादा अलग होते हैं कि नहीं, बताओ, होते हैं कि नहीं, यस या नो। ना जैसे भाई मैं हूं, मैं नर हूं, और अपना नहीं भाई, जैसे तुम हो, तुम नर हो, ठीक है, और तुम जिससे बात करते हो वो मादा है ना, नर और मादा। फिर इन दोनों की क्या होती है, शादी होती है। शादी के बाद क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। लैंगिक अंग मानव क्या करता है, लैंगिक जनन करता है, ठीक है। और लैंगिक जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, लैंगिक अंग की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। नर में लैंगिक अंग कौन से होते हैं, वो होते हैं वृषण, ठीक है, जहां पर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। बताइए, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना। और मादा में लैंगिक अंग कौन सा होता है, वो होता है अंडाणु, सॉरी अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और इसी अंडाशय में क्या बनता है, इसी अंडाशय में आपका अंडाणु बनता है, जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। ये अंडाशय है, ये शुक्राणु है, निषेचन हुई, यार हम लोग के यहाँ शादी होती है, शादी के बाद निषेचन होता है, निषेचन मतलब समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और फिर यही युग्मनज 9 महीने बाद बाहर आता है और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बन जाता है। बनता है ना, बताओ, बनता है कि नहीं, यस या नो, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी से करो ना। तो पहला क्या है कि मानव कैसा, कैसी उत्पत्ति वाला है, तो बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हो, लैंगिक, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है मानव है, मानव अंड प्रजक है, मानव अंडा देता है, कि मानव सजीव प्रजक है कि अंड जरायुज है, ठीक है। बताओ, मानव अंड प्रजक है, सजीव प्रजक है कि अंड जरायुज है। तो सही जवाब बिल्कुल आप लोग को पता है क्या है, ये सजीव प्रजक है। अंडा थोड़ी ना देता है, बच्चे को दूध पिलाता है ये, ठीक है। मानव में निषेचन होता है, ठीक है, क्या होता है, मानव में निषेचन। जब भी हम निषेचन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब भी हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो निषेचन होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे चाचा हैं, अपने चाचा, और ये अपनी चाची जी, चाचा छोटे हैं, चाची लंबी है, ठीक है। इन चाचा के अंदर क्या बना, शुक्राणु बना, इनके अंदर बना अंडाणु। तो ये शुक्राणु क्या होते हैं, ये चाचा इन चाची के अंदर, समझ लो, छोड़ देते हैं। तो निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है बच्चे, एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है, आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। देखो ये सारे टॉपिक इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि एक एक चीजें आपको क्लियर रहें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें, ठीक है। आंतरिक निषेचन को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और बाह्य निषेचन को बोलते हैं आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन मतलब जब शरीर के बाहर, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो रही होती है तो वो होता है बाह्य निषेचन। जैसे ये शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर यहां पर मिल करके युग्मनज बना रहे हो, यहां पर इस जगह पर मिल करके युग्मनज का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका बाह्य निषेचन, ठीक है। क्या होता है, वो होता है बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है मानव के अंदर, मानव के अंदर ये शुक्राणु पेनिस के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर छोड़ा जाता है, और फिर वो कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब पर जाकर के निषेचन की क्रिया होती, क्योंकि जो फीमेल्स हैं, मादाएं हैं, उनकी फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु यानी कि ओवम वेट कर रहा होता है, किसका, शुक्राणु का, ठीक है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है ना। युग्मनज कहाँ बनता है, इधर को, मतलब फीमेल के इधर बनता है ना, अंडाशय में बनता है ना। बताओ, मैं ऐसे करूं, मेरे को मत समझ लेना भाई भैया दिखाओ किधर को, ठीक है। तो कहां पर होगा बताओ, आंतरिक होगा कि बाह्य होगा। तो बोले भैया ये तो शरीर के जब अंदर बन रहा है, बच्चा शरीर के अंदर बनता है, 9 महीने बाद बाहर निकलता है, तो ये निषेचन कैसा होता है बताओ, ये निषेचन होगा आपका
आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल निषेचन। ठीक, अगला क्वेश्चन है नर एवं मादा युग्मक होते हैं। नर एवं मादा युग्मक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो नर युग्मक, नर युग्मक का निर्माण कहां से हुआ? नर से हुआ। नर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जब नर से नर युग्मक बनता है तो नर युग्मक में होते हैं 23 गुणसूत्र। ठीक है, अब इधर क्या है? मादा युग्मक, मादा है। मादा में कितने हैं? 46 गुणसूत्र। जब इससे मादा युग्मक बना तो गुणसूत्रों की संख्या हुई आधी यानी कि 23। ठीक है, ठीक है, बताइए। नर युग्मक होता है अपना शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और मादा युग्मक होता है क्या? अपना अंडाणु यानी कि ओवम। ठीक है, देखो शुक्राणु के पास 23 गुणसूत्र हैं। कितने? 23। अंडाणु के पास 23 गुणसूत्र हैं, यानी कि ये दोनों क्या है? ये दोनों हैप्लॉइड है ना, ये दोनों अगुणित है ना, अगुणित है ना। ये कैसा है? ये द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। ये आपका डिप्लॉइड है। ये आपका कैसा है? ये हैप्लॉइड है। अगुणित है कि नहीं? बताओ, ध्यान से देखो फिर आप लोग बताओ, आप लोग मुझे जवाब दो। ठीक है, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड। तो देखो यहाँ पे 23 स्पर्म से और 23 ओवम से जाइगोट जो बना, उस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हुए, 46 गुणसूत्र हुए, और वही 46 गुणसूत्र हमारे में मिल गए। वही 46 गुणसूत्र आपको मिले। आपके आधे गुणसूत्र शुक्राणु से मिले, स्पर्म से, और आपके आधे गुणसूत्र अंडाणु से मिले, यानी कि आपके आधे लक्षण आपके पप्पा के हैं और आधे लक्षण आपकी मम्मी के हैं। बताओ भाई, बताओ, सिर्फ मम्मी और पापा के ही लक्षण है और किसी के नहीं है? कि तो सोचो आधे लक्षण तो हमारा उनसे मिलता है, हमारी उनसे, तो ऐसे नहीं होता भाई इधर को। ठीक है, इधर को इतना ही पता है कि 50% लक्षण आपको मदर से मिले हैं एंड 50% लक्षण आपको आपके पापा से मिले हैं। और जब आप उनसे शादी वादी कर लेंगे, जब आप उनसे उनसे जब आप करके जब आप मदर और फादर बनेंगे, माँ और बाप बनेंगे, तो जो आपका बच्चा होगा आधे लक्षण आप देंगे, आधे लक्षण आपकी बीवी देगी, है ना। चलो क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है? नर और मादा युग्मक कैसे होते? युग्मक की बात कर रहे हैं। युग्मक मतलब गैमीट की बात कर रहे हैं। तो ये गैमीट कैसे होते हैं? हमें पता है इन गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके अगुणित। ठीक है, अगुणित यानी कि यन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हैप्लॉइड। डन, क्लियर है? चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है? देखो एक एक क्वेश्चन में आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे हुए नहीं समझ में आए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने का मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बताओ, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना। और एक बात और, नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, वहां पे ऐड हो जाना, आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी वहीं पे। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला क्वेश्चन है युग्मनज। युग्मनज यानी कि जाइगोट की बात करें। जाइगोट कैसा होता है? शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिला, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब पर, तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, जाइगोट होता है द्विगुणित, 2n। ठीक है, क्या होता है? जाइगोट होता है द्विगुणित। अगुणित कौन होता है? तो अगुणित होते हैं आपके युग्मक, नर और मादा युग्मक। ठीक है, नर और मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी रहती है। ठीक है, आधी रहती है ना। चलो इधर देखो, अब एक परिपक्व पुटक है ना, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी कि ओवम क्या होता है? एक परिपक्व पुटक है। ठीक है, यानी कि अंडाशय की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर एक ग्राफियन फॉलिकल है। वो ग्राफियन फॉलिकल यानी कि एक परिपक्व पुटक से जब अंडाणु बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अंडाणु बाहर निकल रहा है, यानी कि मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समझना, अंडाणु बनने की प्रक्रिया नहीं बोल रहा है कि अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं अंडजनन। ठीक है, अंडाणु बनने की क्रिया को बोलते हैं अंडजनन। इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। ठीक है,
और शुक्राणु के बनने की क्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्पर्मेटाजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अंडाणु तो बन गया है, लेकिन अंडाणु अब बाहर निकलना चाहता है, और बाहर निकल के कहां पर पहुंचेगा, ग्राफियन फॉलिकल पर, उसमें सॉरी फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचेगा, फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका अंडोत्सर्ग होना। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग होना। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे ओवुलेशन। हैं, भूल गए क्या, बताओ, भूल गए क्या? भूल गए हो तो चैप्टर को रिवीजन कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन, देख रहे हो, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन नामक हार्मोन्स द्वारा प्रेरित यानी कि इंड्यूस होता है। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित होता है, कौन सा हार्मोन्स की मात्रा जब बढ़ेगी तब जो अंडोत्सर्ग है, जो अंडाणु है, वो प्रेरित होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मादा के शरीर में जो अंडाणु बनता है, वो अंडाणु अंडोत्सर्ग कब होगा, वो अंडाणु बाहर कब निकलेगा, कौन से हार्मोन्स के द्वारा? तो वहां पर दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है LH और एक होता है FSH। LH और FSH नामक हार्मोन्स के द्वारा ये प्रेरित होता है। LH क्या होता है, LH मतलब ल्यूटेजाइंग हार्मोन्स, और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, नर एवं स्त्री के युग्मक का संलयन। नर एवं स्त्री, मादा, मादा की जगह स्त्री लिख दिया भाई, किसकी स्त्री, स्त्री दो होती है ना, एक तो है ना उस तरह वाली स्त्री जिसकी जो शादीशुदा स्त्री होती है, और एक होता है ये करने वाला स्त्री ना। नर में क्या बनता है, नर युग्मक बनेगा, और स्त्री में क्या बनता है, स्त्री युग्मक बनेगा, है ना, मादा युग्मक। तो नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि मादा युग्मक चल नहीं पाती है, गति नहीं कर पाती, लेकिन नर युग्मक के पास, शुक्राणु के पास टेल होता है, पूंछ होती है, वो गति करता है। ठीक, तो नर और मादा युग्मक के संलयन यानी कि फ्यूजन की क्रिया कहां पर होती है, यहां पर नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, कहां पर होता है? ठीक है, तो जो कॉपुलेशन होता है, मैथुन के दौरान स्पर्म क्या किए जाते हैं, अंडाशय में छोड़ दिए जाते हैं, और वो स्पर्म दौड़ लगाकर कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। और फैलोपियन नलिका में क्या होता है, अंडाणु बैठा वेट कर रहा होता है कि शुक्राणु आ जाए, हम एक बच्चा बनाने लगे। ठीक है, एक भ्रूण का निर्माण करने लगे। ठीक, तो कहां पर हो रहा है, आपकी फैलोपियन ट्यूब पर, फैलोपियन नलिका पर यह क्रिया हो रही है। ठीक है, कहां पर ये हो रही है, आपकी फैलोपियन ट्यूब पर। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को यहां तक क्लियर है? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि निषेचन में संपन्न होता है। क्वेश्चन पढ़ो, निषेचन में संपन्न होता है। ठीक है, निषेचन कहां पर संपन्न होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और मुझे आप बताओ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, बताओ। नर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो ये क्वेश्चन उल्टा बता दिया मैं, उल्टा क्या बता दिया, क्वेश्चन देखो आप भी सही से नहीं पढ़े। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन, नर शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं निषेचन, तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इधर है कि निषेचन कहां पर संपन्न होता है, ये जो निषेचन की क्रिया कहां पर हुई है, तो शुक्राणु गया कहां पर, फैलोपियन ट्यूब पर, वहां पर संपन्न हुई। ठीक है, तो कहां पर हुई, वो हुई फैलोपियन नलिका पर, फैलोपियन नलिका पर। और जितने लोग वीडियो नहीं देखे ना, वहां पर जाकर के देख लीजिए, लिख लीजिए यूट्यूब पर सर्च बॉक्स पर फीमेल रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, बाई बायो अमन, वहां पर ये मेरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जा करके वहां पर देख लेंगे सभी लोग, ठीक है, ठीक है, सभी लोग देख लेंगे। चलिए लास्ट में आपको कोई भी मेरा वीडियो देखना है, ठीक है, कोई भी मेरा वीडियो यानी कि बायो अमन का वीडियो आपको कोई भी देखना है तो आप सीधे YouTube पर सर्च करेंगे, क्या, बायो अमन लिख देंगे लास्ट में। आप ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लास्ट में बायो अमन लिख देंगे, वहां पर मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो सभी लोग लाइक करो एक बार जल्दी से, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। युग्मनज विभक्त होकर, अब देखो क्या बना, जाइगोट बना, युग्मनज बना, ठीक है। युग्मनज विभक्त होकर के क्या बनाता है, ठीक है, युग्मनज विभक्त होकर के की रचना करता है जो गर्भाशय में जो है अंतररोप होता है, ठीक है। युग्मनज विभक्त होकर के विदलन की क्रिया करके, क्लीवेज की क्रिया करके क्या बनाता है, तो वो बनाता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है, ठीक है। और वही एम्ब्रियो क्या करता है, गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है, अंतरोप होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच, समझना, भ्रूण, एम्ब्रियो कह रहा है, एम्ब्रियो, भ्रूण, और ये गर्भाशय, ये भ्रूण है, ये वाला भ्रूण है, ये गर्भाशय नीचे वाले, भ्रूण और गर्भाशय के बीच क्या होता है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिनी संपर्क बनाने वाली रचना को, संवाहिनी संपर्क मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ करके रखने वाली रचना को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है ना तो उसको ऐसे एक प्लग ट्यूब लगा करके ऐसे काटा जाता है उस ट्यूब को, क्योंकि उस ट्यूब से ही माँ के जो है उसमें से खाना जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, किससे द्वारा वो जुटा होता है, अम्बेलिकल कार्ड, बिल्कुल ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चे अपरा प्लासेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं अपरा प्लासेंटा, याद आया ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, तो उसको बोलते हैं अपन लोग अपरा। डन, बताओ यहां तक क्लियर है। तो आपके सारे क्वेश्चन जितने ये वाले थे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये सारे आपके कंप्लीट हुए, ठीक है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके मेरे को सभी लोग जल्दी से बताओ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, भाई पूरा समझ में आया ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे, आगे क्या देखेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पुरुष जनन तंत्र के बारे में देखा है कि उसका एक नामांकित चित्र बनाओ, ठीक है, एक चित्र बनाने को बोल दिया है। तो सबसे पहले अगर हम चित्र बनाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर वृषण पाया गया, ये देखो वृषण, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, क्या बोलते हैं, टेस्टिस, वृषण, ठीक है। वृषण के थोड़ा सा आप आगे चलोगे, इस साइड आई, ये वृषण पाया गया, ठीक है। अब वृषण को हम डिटेल से देखते हैं। वृषण के अंदर वृषण नलिकाएं पाई गई, ठीक है, वृषण पालिकाएं पाई गई, वृषण पालिका के बाद आपको वृषण जालिका दिखी, ठीक है। जहां पर वृषण ढेर सारे रहते हैं, ढेर सारे घर बने हुए कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट से एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, उस पाइप को बोलते हैं क्या, वृषण जालिका। वृषण जालिका से एक बड़ा पाइप लगा हुआ है, उस बड़े पाइप को बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से ये सारे जो स्पर्म होते हैं ये पहुंच जाते हैं एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं, ठीक है, अधिवृषण में। फिर अधिवृषण से एक नई जो है नलिका निकलती है और उस नलिका को यहां पर इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। इसके बाद इस नलिका को बोलते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक क्या करता है, शुक्राणुओं को लेकर के जाता है, क्या करता है, शुक्राणुओं को लेकर के जाता है। जब शुक्राणु यहां से चला, ये देखो ये चला, ये चला, ये यहां से ये यहां पे आया, ठीक है, इधर से भी शुक्राणु आया 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 आया, ये यहां से ये यहां से ये यहां आया, दोनों यहां पर रुक गए, ठीक है। क्यों रुके, क्योंकि यहां पर एक ग्रंथि और दिख रही है ऊपर जो येलो कलर से, इस ग्रंथि को बोलते हैं शुक्राशय, ठीक है। ये जो शुक्राशय होती है सेमाइनल फ्लूइड क्या करती है, इसी शुक्राणुओं को दे देती है खाने पीने के लिए, ठीक है, पोषण के लिए। इससे जस्ट आप जब नीचे आओगे शुक्राशय से नीचे
तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, और इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और पता है क्या होता है, मेल में, फीमेल में अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलते हैं, स्तन कैंसर। और जो मेल में आपको ज्यादातर जो है फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये सारे कैंसर देखने को मिलते हैं। और मेल के अंदर आपको प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिलेगा। ये दोनों तरफ आपकी जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं, यही प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाती हैं। जब फूल जाती हैं तो ये जो मूत्र वाहिका है आपकी, ये मूत्रवाहिनी है, ये दोनों मूत्रवाहिनी, ये ऊपर मूत्राशय है। इस मूत्रवाहिनी से, इसी रास्ते से मूत्र भी बाहर निकलता है, और इसी रास्ते से सीमेन यानी कि वीर्य भी बाहर निकलता है। ये जब फूल जाती है तो मूत्रवाहिनी को दबा देती है, तो मूत्र रुक जाता है, फिर परेशानी होती है। भाई ऐसे अगर तुम थोड़ी देर रोक लो तो दिक्कत होती है, सोचो अगर इसकी वजह से रुक गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। ठीक है, तो ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे एक छोटी सी और ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। ठीक है, उसको बोलते हैं, ओ सॉरी, काउपर ग्लैंड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कदमूत्रपथ ग्रंथि। ठीक है, कदमूत्रपथ ग्रंथि, तो इंग्लिश में बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, फिर ये इसके नीचे यहां पर आया मूत्र मार्ग। देखो, इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी निकलता है, और इसी मूत्र मार्ग से आपका वीर्य भी निकलता है। वीर्य यानी कि सीमेन। ठीक है, यहां से सिर्फ शुक्राणु आते हैं, और यहां से आपकी शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड अपना स्राव दे देती हैं। और वो स्राव जब पूरा बाहर निकलता है तो वो होता है सीमेन यानी कि वीर्य। ठीक है, क्या होता है वो होता है आपका सीमेन होता है, यानी कि वो वीर्य होता है। ठीक है, तो इसी मूत्राशय से, मूत्र भाग से, सॉरी मूत्र मार्ग से आगे निकल जाता है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो आगे जो उभरा हुआ भाग होता है, क्या होता है, आगे का जैसे उभरा हुआ भाग होता है, ये देखिए, देखो आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उस भाग को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, और यहां पर मूत्रमार्ग रहता है। ठीक है, जो उभरा हुआ आगे का भाग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं इसको, बोलो मेरे साथ, शिश्न मुंड। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इस पूरे भाग को, ये वाले पूरे भाग को बोलते हैं पेनिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पेनिस यानी कि शिश्न। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको शिश्न। ठीक है, और जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जो उसको ढक करके रखती है। ठीक है, स्किन होती है जो उसको ढक करके रखती है, और उस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। इंग्लिश में बोलते हैं फोर स्किन, हिंदी में बोलते हैं अग्रछद। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं उसको अग्रछद। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बताओ एक बार जल्दी से। ठीक, चलो देखो, ये आपने भाई चित्र बना लिया, डन। अब देखो, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए और उसको समझाइए। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं। नीचे वाला सबसे पहले भाग होता है वेजाइना, जिसको बोलते हैं हिंदी में योनि। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजाइना, योनि। ठीक है, इसी योनि में क्या होता है, यहां पर आपका शिश्न आता है। क्या होता है, यहां पर आपका शिश्न आता है। ठीक है, शिश्न जो होता है, पेनिस जो होता है, यहीं तक आता है। ठीक है, लुब्रिकेशन के द्वारा जब शिश्न योनि तक पहुंचता है, अंदर तक आता है, तो यहां पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद इधर से स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं। ये देखो, फिर ये स्पर्म दौड़ने लगते हैं। ठीक है, ये देखो, यहां पर योनि में क्या होता है, शिश्न आता है और स्पर्म को छोड़ता है भाई। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे ये रास्ता होता है, सकरा रास्ता, इस रास्ता को बोलते हैं ग्रीवा नाल। ठीक है, ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल के बाहर की जो दीवार होती है उसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, इसके बाद देखो, जो गर्भाशय होता है, क्या होता है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। गर्भाशय की 3 परत होती हैं।
ठीक है, गर्भाशय जो होता है, यूट्रस होता है, उसकी 3 परत होती है। एक होता है मीजोडर्म, एंडोडर्म, और आपकी होती है जो है मीजोडर्म मध्य वाली, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, एक्सोडर्म, एक्सोडर्म होती है। ठीक है, हिंदी में देखो क्या होता है कि अंतः स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और परिगर्भाशय। ठीक है, ये हुआ आपका, ये जो पूरा बीच वाला भाग होता है, ये जो पूरा बीच वाला भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं गर्भाशय यानी कि यूट्रस। ठीक है, अब देखो यहां से जब नीचे आओगे तो यहां पर आपको ये एरिया देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं गर्भाशय हुआ। ठीक है, ऊपर वाले भाग, ये जो भाग फूला हुआ होता है, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ठीक है, फंडस बोलते हैं। अब यहां से शुक्राणु ऊपर आया, आगे आया, दौड़ा इधर की तरफ आया, तो यहां पर 2 ओवरी देखने को मिलती हैं, 2 अंडाशय देखने को मिलते हैं। जैसे मेल के अंदर 2 जो है वृषण यानी कि टेस्टिस देखने को मिलते हैं, इसी तरह फीमेल्स में क्या होता है, 2 ओवरी यानी कि 2 अंडाशय देखने को मिलते हैं। पहला अंडाशय और दूसरा अंडाशय। ठीक है, पहले महीने ये अंडाणु निकाल दी, दूसरे महीने ये निकाल दी, फिर तीसरे महीने ये निकाल दी, ऐसे करके अंडाणु निकलता रहता है। पहले महीने इस वाली ओवरी निकाल दी, फिर वो वाली, फिर ये वाली, फिर वाली, ऐसे करके अंडाणु निकलता रहता है। ठीक है, इसके बाद जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ये पूरा भाग, यहां से लेकर के यहां तक का भाग कहलाता है आपका फैलोपियन नलिका। क्या कहलाता है, वो कहलाता है फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका के 3 भाग होते हैं। 3 भाग, कितने भाग, अंडवाहिनी नलिका के 3 भाग होते हैं। पहला होता है संकीर्ण पथ, जिसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, पहला होता है संकीर्ण पथ, इस्थमस। दूसरा होता है एम्पुला, जिसको बोलते हैं तुम्बिका। तीसरा होता है कीप, और ये आगे यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो अंडाणु को ऐसे पकड़े हुए होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अंडाशय को पकड़े हुए होते हैं, तो वो होते हैं आपके फिम्बरी यानी कि झालर, तो बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, ये जो पकड़े हुए होते हैं तो बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, और फिम्बरी से क्या कनेक्ट होता है, फिम्बरी से कनेक्ट होता है आपका अंडाशय, जिसको डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कनेक्ट होता है, अंडाशय। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपनी ओवरी। बताइए, मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र आपको समझ में आया, बताइए जल्दी से। ठीक है, बोलिए, क्लियर है यहां तक, आगे चलें, आगे देख। अब आगे क्वेश्चन है हमारे कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में, या वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्य बताओ। ठीक है, इनके कार्य पूछ रहा है कि वृषण और अंडाशय के कार्य क्या होते हैं, आप उन कार्य को बताइए। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं वृषण के कार्य, यानी कि टेस्टिस के फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस का कार्य क्या होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ही ज्यादा। ठीक है, टेस्टिस के फंक्शन, पहला फंक्शन देखते हैं वृषण का, कि वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेस्टिस यही है ना, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, उसके बाहर एक स्क्रूटम होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस थैली के अंदर ये भरे होते हैं, उस थैली को बोलते हैं स्क्रूटम। टेस्टिस के अंदर निर्माण होता है बेसिकली शुक्राणुओं का, स्पर्म का। ठीक है, किसका निर्माण होता है टेस्टिस के अंदर, शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का। टेस्टिस के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उन जनन कोशिकाओं में शुक्र जनन की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। और उन जनन कोशिकाओं में जब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की क्रिया होगी, तो उसके द्वारा क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है, जाहिर सी बात है टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। दूसरा देखो, वृषण में पाई जाती है कौन सी, सार्टोली कोशिकाएं। वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं सार्टोली कोशिकाएं, यानी कि सार्टोली सेल। सार्टोली सेल क्या करती हैं, ये शुक्र जनन कोशिकाओं को, इसको शुक्र जनन कोशिकाओं को तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। भाई शुक्र जनन कोशिका जो होती है वो शुक्राणु बनाती है, शुक्राणु बनाएगी, जाहिर सी बात है उसको कुछ खाने पीने के लिए, उसको पोषण के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो जो सार्टोली सेल होती हैं वो शुक्र जनन कोशिकाओं को
और आपके शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। कौन करती है? सार्टोली सेल। ठीक है, ये हुआ आपके वृषण यानी कि टेस्टिस के दो कार्य। तो वृषण के दो कार्य आपने देख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, और मुझे यकीन है कि पूरा समझ में आ गया है। दूसरा तीसरा कार्य देख लो कि वृषण में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल स्पेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है। इनसे क्या होता है? इनसे एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन्स? एंड्रोजन, याद रखना, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये एंड्रोजन क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन से? एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से। तो पानी पी लेता। बताइए भैया जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। चलिए, और जो एक चीज और है, नर हार्मोन्स अगर पूछा जाए कि बताओ नर हार्मोन्स कौन है? ठीक है, नर हार्मोन्स, नर हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन कहां से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन आपका अंडकोश से स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन आपका नर हार्मोन्स होता है। ठीक है, नर हार्मोन्स, और वो आपका अंडकोश से स्रावित होता है। अंडकोश मतलब वृषण कोश है ना, अंडकोश मतलब पुरुष की बात कर रहा मैं, है ना, पुरुष की। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन लोग वृषण कोश। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन क्या कार्य करता है? ये जो आपके, है ना टेस्टोस्टेरॉन मतलब समझ रहे हो ना, टेस्टोस्टेरॉन जो आपके अंदर जो एक वो आता है, स्टेमिना आता है, जोश आता है। ठीक है, और आपके शुक्राणुओं के उत्पादन की क्षमता को नियंत्रित करता है जो है, और आपका रेड ब्लड सेल को बनाता है, यही टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, मांसपेशियों में आपकी जो है ताकत देता है। ठीक है, मसल्स आपकी जो है ताकत आती है, और आपके हड्डियों का विकास होता है। ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरॉन करता है। ठीक है, ये समझ आया? बताओ तो नर हार्मोन्स कौन सा होता है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मेल हार्मोन्स कौन सा होता है? कौन सा? मेल हार्मोन, मेल हार्मोन्स होता है आपका टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल हार्मोन्स यानी कि नर हार्मोन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा अंडाशय के कार्य यानी कि ओवरी के फंक्शन पूछ रहा है। पहला कार्य तो आप लोग सिंपल से बता दोगे कि भैया जो ओवरी का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन है कि वो अंडाणु को बनाती है। अगर कोई टेस्टिस का फंक्शन पूछे, वृषण का फंक्शन पूछे, तो पहला जवाब देना कि ये शुक्राणु बनाता है और एंड्रोजन स्रावित करता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, डन। और इधर अंडाशय, अंडाशय के कार्य क्या है कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं से, ठीक है, अंडाशय के अंदर भी, ओवरी के अंदर भी क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं होती हैं, जो जनन करती हैं, और जनन करके किसका? अंडाणु का निर्माण करती हैं। तो अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंडाणु, अंड जनन जिसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। ठीक है, अंड जनन द्वारा अंडाणुओं यानी कि ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय की जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु यानी कि ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? अंडाणु का यानी कि ओवा का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंडाशय की ग्राफियन पुटिक क्या होता है? कि अंडाशय की ग्राफियन पुटिक जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन को प्रेरित करता है। तो ओवुलेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? वो होता है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है? तो वो स्रावित होता है ग्राफियन पुटिका से। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो स्रावित होता है। भाई बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बताओ जल्दी से जल्दी से। अगला क्वेश्चन है तो वो
3 नंबर है ओवरी के फंक्शन। अंडाशय में बनी संरचना, जो अंडाशय होता है उसमें जो बनी संरचना जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होते। ठीक है, जो कार्पस ल्यूटियम बचता है ग्राफियन फॉलिकल के बाद, जब इसमें से अंडाणु निकल जाता है और जो उसमें बचता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्या होता है, गर्भाशय में निषेचित अंडाणु का, ठीक है, गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने का काम होता है का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का। और अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हुई या कम हुआ, नहीं हुआ, तो वो अंडाणु क्या होगा, वो अंडाणु खराब हो जाएगा। वो जो आपका जो बना है जिसको बोलते हैं जो अंडाणु है वो स्थापित करने में सहायक हो, वो स्थापित नहीं होगा। वहां से फिर क्या होगा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा, मेंस्ट्रुएशन के द्वारा वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो उसको स्थापित करने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सॉरी प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। शुक्र जनक नलिका, ठीक है, शुक्र जनक नलिका यानी कि जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका निर्माण, जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, शुक्र जनक नलिका की संरचना की व्याख्या करने को। ठीक है, चलिए चलिए आंसर, उत्तर देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। पहला है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, जो वृषण पालिका होती, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती। जो वृषण पालिका टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, उन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, 1 से लेकर के 3 कुंडलित क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती। ठीक है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, है ना, जैसे जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं, जिनमें शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो शुक्रजनक नलिका होती है, उस नलिका का जो भीतरी भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, वो 2 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला नर जर्म, क्या होती है, नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल, और दूसरी होती है सार्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, सार्टोली। पहला नर जर्म कोशिकाएं, दूसरा सार्टोली कोशिका कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती। ठीक है, नर जर्म कोशिकाएं क्या होती हैं, नर जर्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप क्या करती हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, जबकि सार्टोली कोशिकाएं, जबकि सार्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र में अंतराली अवकाश होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, बताओ, जो यहाँ पर शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका क्या होती, 2 भागों से बनी होती, 2 चीजों। पहली होती है नर जर्म कोशिका, दूसरी होती है सार्टोली कोशिका। ठीक है, क्या होती है, तो आपकी शुक्रजनक नलिका है, ध्यान से समझना। शुक्रजनक नलिका, जनक नलिका में 2 चीजें, पहला होती है नर जर्म कोशिका की खास बात यह होती है, नर जर्म कोशिका से आपके नर जर्म कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नर जर्म कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी कि इसमें है ऑसिस डिवीजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
स्पर्म का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। तो जब अर्धसूत्र विभाजन हुआ, अर्धसूत्र विभाजन हुआ तो जाहिर से बात है यहाँ पर जो आपका स्पर्म बना, अर्धसूत्र विभाजन हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? आधी हो गई, है ना, आधी हो गई। देख लो इधर। तो जो नरजन्म कोशिका है इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और दूसरी खास बात यह है यहाँ पर पाई जाती है सार्टोली। अब ये जो कोशिका है नरजन्म कोशिका, ये क्या करेंगी? काम करेंगे, शुक्राणुओं को बनाएंगी। जब ये बनाएंगी, भाई साहब इनको खाना पीना भी तो चाहिए, तो एनर्जी भी तो चाहिए, तो पोषण भी तो चाहिए। सार्टोली कोशिका क्या है? इनको पोषण प्रदान करती, पोषण प्रदान कौन करती? सार्टोली। ठीक है, जब मैंने वहां पर आपको चैप्टर में पढ़ाया तो एक एक डिटेल में आपको बताया था। ठीक, पोषण प्रदान करते, नरजन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते। शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र में एक अवकाश पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अंतराली अवकाश। ठीक है, डन। अब देखो, इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं और अंतराली कोशिकाएं क्या लीडिंग कोशिकाएं होती। ठीक है, जो अंतराली अवकाश होता है, स्पेस होता है, उसी स्पेस को बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं या फिर लीडिंग सेल पाई जाती हैं। ठीक है, लीडिंग सेल। चित्र देखते हैं, इसका इमेज देखते हैं, बहुत प्यारा इमेज है और इमेज के माध्यम से आप एक एक चीज बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं शुक्राणु जन। ठीक है, शुक्राणु जन कोशिका। ये यहाँ पर हमको ये सेल दिख रही है, कौन सी? शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण कर रही है, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, शुक्राणु जन कोशिका के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ होती है और वो कोशिकाएं क्या हो जाती है? वो कोशिकाएं पहुंच जाती हैं किसमें? प्राथमिक कोशिका में। ठीक है, किसमें? प्राथमिक शुक्र कोशिका में पहुंच, और यही प्राथमिक कोशिका में थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है और ये द्वितीयक शुक्र कोशिका में पहुंच जाती है। इसमें द्वितीयक शुक्र कोशिका में जो पहुंच जाती हैं, यही कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु प्रसू। ठीक है, यही शुक्राणु प्रसू छोटा सा होता है पहले, ठीक है, झूठा रहता है, खाना लेता रहता है, फिर जब शुक्राणु मेच्योर हो जाता है तो ये शुक्राणु प्रसू आगे जाकर के शुक्राणु का निर्माण। यहां पर इन शुक्राणु जन कोशिका को, ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को खाना देने के लिए, पोषण देने के लिए एक सेल होती है जिसको सार्टोली। सार्टोली सेल क्या करती है? सार्टोली सेल इनको पोषण देती है, सार्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, सार्टोली सेल इनको खाना देती है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बताइए। अब देखो यही चीज है, यहाँ पे जो अवकाश पाया जा रहा है, यहाँ पे जो बीच में खाली जगह पाई जाती है ना, तो बोलते हैं अंतराली अवकाश, स्पेस। खाली जगह दिख रही है, इसी खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, बताइए, क्लियर है? यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण भाई साहब चालू है और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं पर। ठीक, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या होता है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चलो देख लेते हैं भाई साहब, प्रक्रिया तो अपन लोगों ने समझा ही, बाकी अगर आपको शॉर्ट में वीडियो देखना है तो आप शुक्राणु जनन बाई बायोमन लिखेंगे तो मेरा वीडियो वहां पर आएगा, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है? यानी कि नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, प्रसरण की जनन उपकला के, प्रसरण की कोशिकाएं होती जिसको बोलते हैं जनन उपकला। ठीक है, उसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, उसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, प्रसरण की जनन उपकला में क्या होता है? अर्धसूत्र विभाजन होता है, इसके द्वारा शुक्राणु यानी कि
स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, क्या क्रिया निम्न प्रकार की होती है? पहली क्या है? स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण मतलब क्या क्रिया अग्रलिखित चरणों में पूरी है ना, कई चरणों में। सबसे पहला इसमें होता है गुणन प्रवस्था। हमको ये जनन उपकला दिखी, ये है आपकी जनन उपकला। अब इस जनन उपकला में क्या होता है? गुणन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राइमरी जर्म सेल हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाओं में क्या होता है? लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है, तथा ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यही प्राथमिक कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, और ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड तो होंगी ना, क्योंकि समसूत्री विभाजन जो हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसका मतलब ये डिप्लॉइड है। और अगर समसूत्री विभाजन ना होता तो ये डिप्लॉइड नहीं होती, ये हैप्लॉइड होती। लेकिन इनमें कौन सा विभाजन हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरी प्रवस्था आती है वृद्धि प्रवस्था यानी कि ग्रोथ फेज। ठीक है, तो इस ग्रोथ फेज में क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल बनी है, स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से, जो है आपकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वहां पर, जो आपकी ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, अभी और कोशिका का नाम पढ़ा था ना आपने, ध्यान से उतर गई मेरी, सार्टोली कोशिकाएं हैं। ठीक है, सार्टोली कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी होती हैं, और इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, पहले स्पर्मेटोगोनिया बना, और यही स्पर्मेटोगोनिया खाना इकट्ठा करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? स्पर्मेटोसाइट बन गया। और ये स्पर्मेटोसाइट भी अभी क्या है? 2n है, 40 गुण। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रवस्था आती है परिपक्व प्रवस्था, यानी कि इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो यहां पर थी, इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे क्या होगा? जिससे द्विगुणित कोशिकाएं, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, कोशिकाएं बनती हैं जिनको बोलते हैं द्विगुणित कोशिकाएं। सिर्फ एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। देखो, अर्धसूत्री विभाजन दो होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 2n है, वो 2n ही रहेगा। मियोसिस सेकेंड है तो 2n है, तो वो n और n में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं को बोलते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है। फिर जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होती है उनमें फिर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड के बाद क्या है? स्पर्मेटिड के बाद आपका अगला पॉइंट आता है ना, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। हाँ, क्या होता है? इसमें होता है दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सियोन बनाता है। ये वाला भी देख लेते हैं। स्पर्मेटिड का कार्य यहां पर बता रहा है। ठीक है, स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटिड जो होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ठीक है, और ये चेंजेस क्या क्या होते हैं? पहला चेंजेस है न्यूक्लियस ठोस हो जाता है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ठोस हो जाता है। स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण, इससे आरएनए निकलते हैं, निकलने के कारण जो केंद्रक होता है वो आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोलस तथा खाद्य प्रोटीन खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? माइट्रोकांडिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर के, ठीक है, चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा देता है, और गाल्जी का केंद्रक के ये अग्रभाग पर होता है। तीसरा है आपका कि एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी क्या होते हैं? ये सभी एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, एक्रोसोम आगे बना लेते हैं। शुक्राणु के आगे एक्रोसोम होता है ना, जो जोना प्लेसूडा को, कोरोना रेडिएटर को छेदता हुआ बाहर जो है अंदर घुसता है,
ठीक। इसके बाद है कि इसमें चौथा पॉइंट है कि इसमें दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सियोन बनाता है, और चौथा होता है कि इसमें अधिकतर इसमें अधिकतर कोशिका द्रव्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, शुक्राणुओं में नष्ट हो जाता है, लेकिन इनका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों ओर एक परत बना लेता है। पूंछ की चारों ओर क्या करता है, एक परत बना लेता है। उपर्युक्त सभी क्रियाएं सार्टोली कोशिकाओं के जीवद्रव्य में होती है। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं। शुक्रजनक नलिका की गुहा में परिपक्व शुक्राणुओं को छोड़ते हैं, वहां पर सार्टोली कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनको खाना देती हैं। वहां से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडिडाइमिस में रहते हैं। कौन, शुक्राणु। कब रहते हैं, 18 से लगभग 24 घंटे एपिडिडाइमिस में शुक्राणु रहते हैं, उधर ही मस्तिष्क। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताइए। इसमें जो शामिल हार्मोन्स होते हैं, शुक्राणु जनन की जब क्रिया होती है तो इसमें कौन से हार्मोन शामिल होते हैं का नाम बताना है। ठीक है, द्वितीयक स्पर्मेटिड यहां पर बनता है, याद रखना, द्वितीयक स्पर्मेटिड, सॉरी यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, यहां पर आधी हो गई। ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं में गुणसूत्र हो गए, यन हो गए, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना अर्धसूत्र विभाजन हुआ है। कहां पर, ये देखिए, यानी कि मियोसिस डिवीजन हुआ है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमित जो है क्या करते हैं, नियमन करने वाले, ठीक है, कंट्रोल करने वाले, है ना, बैलेंस करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। पहला है गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, पहला कौन सा है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं GnRH। ठीक है, दूसरा है पीत पिंडकर, कौन सा है दूसरा, दूसरा है पीत पिंडकर, जिसको अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, LH। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन्स और LH, तथा इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH। ठीक है, हिंदी में नाम देख लो, बड़ा अजीब लिखा, क्या लिखा है, पुटको उद्दीपक हार्मोन्स। क्या है, पुटको उद्दीपक हार्मोन्स, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए फॉलिकल जो है हार्मोन्स होता है। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन देखें अपन लोग। चलो यहां तक देख, अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके NCERT के ही हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन और वीर्य निषेचन की परिभाषा क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या क्या होती है, इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, वृषण में शुक्राणुजन कोशिकाओं से, वृषण में क्या होता है, टेस्टिस में, एक सेकंड